हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम इन नर्सिंग इनोवेशन। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो सिनेरियो बेस्ड जो इंपॉर्टेंट क्लिनिकल एमसीक्यूज हैं उनके बारे में बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स वी स्टार्ट, क्योंकि बेसिकली जो नोरसेट के अंदर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे जो नोरसेट 5 में। सो लेट्स वी स्टार्ट। तो सबसे पहला अपना पहला क्वेश्चन है द रिजल्ट ऑफ एन एमनियोसेंटेसिस परफॉर्म्ड एट 16 वीक ऑफ गेस्टेशन रिवेल्स ए फीटस विद डाउन सिंड्रोम। यानी कि एक प्रेग्नेंट लेडी है, वो 16 वीक हो चुके हैं उसको प्रेगनेंसी को, उस टाइम पे एमनियोसेंटेसिस करते हैं तो वो क्या इंडिकेट करता है? डाउन सिंड्रोम की बेबी को डाउन सिंड्रोम है। द क्लाइंट इलेक्ट्स टू हैव द प्रेगनेंसी टर्मिनेटेड। इस कंडीशन में जैसे ही उसको पता चलता है, जो प्रेग्नेंट मदर है यानी कि जो क्लाइंट है उसको, तो वो चाहती है कि उसकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया जाए। व्हाट शुड द नर्स कंक्लूड अबाउट एन अबॉर्शन एट दिस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। यानी कि प्रेगनेंसी के इस स्टेज पे अबॉर्शन करवाने से रिलेटेड नर्स क्या कंक्लूजन निकालेगी? ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास आता है द क्लाइंट इज एक्सिबिटिंग इमोशनल इनस्टेबिलिटी। यानी कि उसको पता चला उसके बेबी को डाउन सिंड्रोम है, तो पेशेंट क्या है अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। देन सेकंड ऑप्शन है देयर इज ए हाई रिस्क फॉर पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन। यानी कि अगर अबॉर्शन कर देते हैं तो पोस्ट ऑपरेटिव स्टेज में इन्फेक्शन होने के सबसे ज़्यादा चांसेज हैं। थर्ड ऑप्शन है कॉन्ट्रासेप्टिव काउंसलिंग शुड बी डिफर्ड टू ए लेटर टाइम। यानी कि जैसे ही अबॉर्शन कर देंगे, अबॉर्शन करने के बाद में उस पेशेंट को कॉन्ट्रासेप्टिव काउंसलिंग देगी। देन लास्ट ऑप्शन है आपके सामने फोर्थ, एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस फीलिंग्स अबाउट हर डिसीजन शुड बी प्रोवाइडेड। यानी कि नर्स उसको अपॉर्चुनिटी देगी उस क्लाइंट को कि वो अपनी फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस कर पाए। ओके, सो अब अपन बात कर लेते हैं इसके राइट आंसर की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। यानी कि इस कंडीशन में अभी उसको अचानक से पता चला कि उसकी बेबी को क्या है, डाउन सिंड्रोम है, तो वो अचानक से बोलती कि मुझे प्रेगनेंसी रखनी नहीं है, क्योंकि बेबी यानी कि अपंग पैदा हो, उससे अच्छा तो सही कंडीशन में पैदा हो जाए ना। देन इस कंडीशन में नर्स क्या करेगी, उसको और अपॉर्चुनिटी देगी ताकि वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर पाए। देन उसका स्ट्रेस एंड जो भी उसको अचानक से एनजाइटी हो रही है वो रिलीव हो जाए और वो अपने मन में जो भी चीज़ें उसके आ रही हैं वो सारी एक्सप्रेस कर पाए। बाकी जो फर्स्ट ऑप्शन है इमोशनल इनस्टेबिलिटी एग्जिस्टिंग करने की, ये ऐसा कुछ सही नहीं है इस रिलेटेड से। हाई रिस्क पोस्ट ऑपरेटिव, ये होता ही नहीं है पोस्ट ऑपरेटिव, क्योंकि अपन अबॉर्शन करेंगे तो क्या करेंगे, कंप्लीटली जो स्टेराइल टेक्निक यूज़ में लेते हैं। कौन सी स्टेराइल टेक्निक यूज़ में लेते हैं जब भी कोई प्रोसीजर करते हैं। देन कॉन्ट्रासेप्टिव काउंसलिंग शुड बी डिफर एट लेटर स्टेज। हमेशा लेटर स्टेज में नहीं देनी, क्योंकि हमेशा कब देनी है, अर्ली स्टेज में। अगर आप अबॉर्शन करेंगे उसी टाइम पे आप कॉन्ट्रासेप्टिव काउंसलिंग देंगे कि हाँ आपको आगे कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ में लेने। अगर आपने अबॉर्शन कर दिया उसके बाद में पेशेंट तो आएगा ही नहीं हॉस्पिटल में। सो इस वजह से ये क्वेश्चन भी क्या है, रॉन्ग। तो अपना जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका why it is important for a nurse to support the parent decision to abort the fetus with the birth defect even if the nurse morally against the abortion। यानी कि एक नर्स है जो मोरली अबॉर्शन के खिलाफ है, कि उसको लगता है कि अबॉर्शन नहीं कराना चाहिए, बट फिर भी अगर किसी बेबी के अंदर बर्थ डिफेक्ट है, वहाँ पे नर्स है वो पेरेंट्स के डिसीजन को क्यों सपोर्ट करती है कि चलो ठीक है अबॉर्शन करवा लेना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने, सपोर्टिंग देम विल एलिमिनेट फीलिंग ऑफ गिल्ट। यानी कि अगर नर्स उसके पेरेंट्स के डिसीजन को सपोर्ट करेगी तो उसके सारे गिल्ट, जो भी उसको अचानक से जो पछतावा या जो भी उसको शौक हो रहा है, वो सारी चीज़ें उसकी एलिमिनेट हो जाएंगी। देन नेक्स्ट ऑप्शन है पेरेंट्स आर लीगली रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजन। यानी कि पेरेंट्स हैं वो लीगली रेस्पॉन्सिबल होते हैं अपने डिसीजन के लिए, इसलिए उसको सपोर्ट करना चाहिए कि ये उनका कानूनी अधिकार है, ये है वो कानूनी इस तरीके से अपना डिसीजन ले सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है इट इज़ असेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द फैमिली इक्विलिब्रियम। यानी कि ये ज़रूरी है ताकि वो फैमिली इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर पाए। यानी कि उसकी जैसे कि बच्चे की माँ बोल रही है कि उसको अबॉर्ट कराना है, फादर बोल रहा है नहीं कराना है, उसके दादा बोल रहे हैं करवाना है, तो ये सारे जो फैमिली का जो इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन हो पाए, उस सारी चीज़ों के लिए नर्स उसको सपोर्ट करेगी, चलो अबॉर्ट करवा लो। द नर्स सपोर्ट विल रिलीव द प्रेशर कोज बाई द दिस डिसीजन। अगर नर्स सपोर्ट करेगी तो ये क्या करेगा, उस पेशेंट के जो भी प्रेशर आया है उसको क्या कर देगा, रिलीव कर देगा। तो अब अपन बात कर लेते हैं इसके राइट आंसर की। देन राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3।
इट इज़ असेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द फैमिली इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये मेंटेन करेगा इक्विलिब्रियम, क्योंकि नर्स ये क्या है, एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर ही है। तो ये अगर उसको सपोर्ट करती है तो देन उनको भी रियलाइज़ होता है फैमिली मेंबर को कि दिस इज़ द राइट डिसीजन जो कि उनको लेना चाहिए अबॉर्ट कराने का। ओके, तो ऑप्शन ए गलत क्यों है, सपोर्टिंग द विल एलिमिनेट, कभी भी एलिमिनेट नहीं कर सकता है। नर्स उसको सपोर्ट कर दे, चलो अबॉर्शन कर लो, तो ऐसा थोड़ी है कि उसके सारे गिल्ट, सारे इमोशन, सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसी वजह से ऑप्शन 4 भी गलत है। तो उसका सारे प्रेशर थोड़े ले जाए, आपके फैमिली में कोई डेथ हुई है और आपको कोई बोल रहा है कि चलो कोई नहीं, ठीक है, वो आपको सपोर्ट कर रहा है, आपके साथ रह रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप उसको भूल जाओगे, कि आपको लगेगा ठीक है कोई मरा ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। देन पेरेंट्स आर लीगली रिस्पॉन्सिबल, तो नर्स के सपोर्ट करने या नहीं करने से उनके लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। सो आपका आंसर क्या रहेगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्यूरिंग द पोस्टमार्टम पीरियड ए क्लाइंट विद हार्ट डिजीज एंड टाइप 2 डायबिटीज आस्क्ड ए नर्स विच कॉन्ट्रासेप्टिव विल आई बी एबल टू यूज टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी इन द नियर फ्यूचर, हाउ शुड द नर्स रेस्पॉन्ड। यानी कि एक पोस्टमार्टम पीरियड में, यानी कि अभी जस्ट डिलीवरी हुई है, एक मदर ने बेबी को डिलीवर्ड किया है, बट उसके अंदर दो चीज़ें हैं, उसको क्या है, हार्ट डिजीज़ है, साथ में उसको टाइप 2 डायबिटीज़ भी हो रखा है उस मदर को। तो इस सिचुएशन में उसको कौन से टाइप का कॉन्ट्रासेप्शन सबसे बेस्ट रहेगा, नर्स क्या बोलेगी उसको, उसके कौन सा जो वो नर्स जो मदर है वो कौन सा ऐसा कथन करेगी या कौन सा ऐसा स्टेटमेंट देगी जो कि सही है उसकी कंडीशन को देखते हुए। घूम फिर के मतलब क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर किसी फीमेल को हार्ट डिजीज है, साथ में टाइप 2 हाइपरटेंशन, सॉरी टाइप 2 डायबिटीज हुआ है, तो उस कंडीशन में उसको कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव यूज में लेना चाहिए, यानी कि कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो उसके लिए सेफेस्ट रहेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में पेशेंट बोल रहा है यू मे यूज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बिकॉज, नर्स बोल रही है यू मे यूज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बिकॉज दे आर ऑलमोस्ट कम्प्लीटली इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग द प्रेगनेंसी। वो बोल रहे हैं कि आप OCP यूज करें, वो कम्प्लीटली आपकी प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकती है। देन सेकंड जो ऑप्शन है वो यू शुड यूज ए फोम विद ए कॉन्डोम टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी बिकॉज दिस इज द सेफेस्ट मेथड फॉर वुमेन विद योर इलनेस। यानी कि आपको क्या करना है, आप जैसी जो लेडीज़ होती हैं जिनको हार्ट डिजीज और टाइप 2 डायबिटीज़ हुआ होता है, उनके लिए सबसे बेस्ट होता है कि वो कॉन्डोम यूज़ करें और फोम के साथ में यूज़ करें, स्पर्मिसाइडल जो फोम्स होते हैं उनका यूज़ करना चाहिए। सेकंड थर्ड ऑप्शन है यू विल फाइंड दैट इंट्रायूट्राइन डिवाइस यानी कि IUD डिवाइस जो है बेस्ट फॉर यू बिकॉज इट प्रिवेंट फर्टिलाइज ओवम फ्रॉम इम्प्लांटिंग इन द यूट्रस, क्योंकि IUD अपन यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर देंगे तो वो प्रेगनेंसी को क्या कर देगा, प्रिवेंट कर देगा और ओवम को फर्टिलाइज नहीं देगा। ओके, देन फाइनल ऑप्शन है यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट बिकमिंग प्रेगनेंसी बिकॉज इन दिस नियर फ्यूचर बिकॉज वुमेन इन योर इलनेस यूजुअली बिकम इनफर्टाइल। तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, क्योंकि जिन लेडीज़ों को हार्ट डिजीज और हाई डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम होती है वो इनफर्टाइल हो जाती है। ओके, सो अपने को चूज करना है बेस्ट एंड राइट आंसर। सो फर्स्ट आंसर तो गलत है, क्योंकि कोई किसी को हार्ट डिजीज हुई है और टाइप 2 डायबिटीज हुआ था उनमें कभी भी OCP नेवर एवर यूज OCP। हार्ट डिजीज, लीवर डिजीज ऐसे पेशेंट जिनको है उनको कभी भी OCP यूज नहीं करना चाहिए। देन सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो राइट आंसर अपना क्या है, सेकंड, क्योंकि कॉन्डोम न तो कोई केमिकल एक्शन है, ना कोई ब्लड पे इफेक्ट करेगा, ना बॉडी ऑर्गन पे कोई इफेक्ट करेगा, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। तो सबसे सेफेस्ट मेथड होता है कोई भी डिजीज हो प्रेग्नेंट लेडी के अंदर या फिर नॉन प्रेग्नेंट लेडी के अंदर, फीमेल को कोई भी टाइप की डिजीज हो, कॉन्डोम इज द सेफेस्ट मेथड फॉर द कॉन्ट्रासेप्शन। ओके, देन थर्ड ऑप्शन अपन देख लेते हैं क्यों गलत है, क्योंकि IUD अगर आप इम्प्लांट कर दोगे इस पेशेंट के अंदर तो इनमें क्या होते हैं, इन्फेक्शन के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एक तो डायबिटीज हो रखा है साथ में हार्ट डिजीज है। तो IUD इम्प्लांट करोगे, IUD का मोस्ट कॉमन कॉज क्या जो साइड इफेक्ट क्या होता है, ब्लीडिंग होता है। तो ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग होने की वजह से वहाँ पर क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। और वैसे ही अगर ब्लीडिंग होगी तो जो हार्ट वैसे ही ख़राब हो चुका है, हार्ट डिजीज़ है उसको, तो इसकी वजह से हार्ट और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, अपना जो वर्क परफॉर्म नहीं कर पाएगा। देन लास्ट है इनफर्टाइल। तो ऐसा थोड़ी है कि हार्ट डिजीज़ हो गया, डायबिटीज़ हो गया तो इनफर्टाइल हो गई, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती, तो इसी वजह से ये आंसर गलत है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कि उसको कॉन्डोम या फिर फोम जो स्पर्मिसाइडल फॉर्म्स हैं वो यूज़ कर सकती है, वो सेफेस्ट होते हैं, चाहे हार्ट डिजीज़ हो, डायबिटीज़ हो या लीवर डिजीज़ हो। ओके, तो ये कंसेप्ट आपको अच्छे समझ में आ गया। तो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
A nurse is teaching a group of women about the side effect of different type of contraceptive. What is the most frequent side effect associated with the IUD? अगर IUD का मोस्ट कॉमन और मोस्ट फ्रीक्वेंट साइड इफेक्ट क्या होते हैं? फर्स्ट है ट्यूबल प्रेगनेंसी, सेकंड है रप्चर ऑफ यूट्रस, थर्ड है एक्सपल्शन ऑफ डिवाइस एंड फोर्थ है एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो मोस्ट कॉमन जो साइड इफेक्ट होता है दैट इज द एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो इसका आंसर क्या आ गया? फोर, क्योंकि IUD क्या है? बॉडी के लिए क्या है? फॉरेन बॉडी है, फॉरेन बॉडी की तरह काम करती है। जहाँ पे भी फॉरेन बॉडी होती है वहाँ पे क्या होता है? इन्फ्लामेशन की प्रोसेस हो, इन्फ्लामेशन की वजह से वहाँ क्या होगी? इंक्रीज ब्लड सप्लाई, क्योंकि वहाँ पे WBC वगैरह पहुँचने, और ब्लड सप्लाई जहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी तो इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। तो ब्लीडिंग होगी तो क्या होगा? एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल साइकिल फ्लो। ओके, ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया है। ओके, ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर है 4। ये गलत, ये गलत, तो राइट आंसर आपका क्या जाने वाला है? 4। एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो हो सकता है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ए क्लाइंट आस्क्ड ए नर्स अबाउट द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम एसोसिएटेड यूज ऑफ द IUD, शुड नर्स रेस्पॉन्ड? एक क्लाइंट है, वो नर्स से पूछ रहा है कि मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम क्या हो सकती है अगर कोई बंदा IUD यूज कर रहा है, यानी कि कोई फीमेल इंट्रायूटेराइन डिवाइस का यूज करे, लाइक कॉपर टी वगैरह, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो नर्स क्या रेस्पॉन्स देगी? परफोरेशन ऑफ द यूट्रस, यानी कि यूट्रस रप्चर हो जाएगा। स्पॉन्टेनियस डिवाइस एक्सपल्सन, यानी कि अचानक से जो भी आपने कॉपर टी वगैरह डाली वो एक्सपल हो जाएगी। डिस्कम्फर्ट एसोसिएटेड विद द कोइटस, यानी कि जब वो सेक्स करेंगे तो उसमें डिस्कम्फर्ट देगी, अड़चन पैदा करेगी। एंड फोर्थ ऑप्शन है द डेवलपमेंट ऑफ वेजन इन्फेक्शन, यानी कि वो वेजाइना के अंदर इन्फेक्शन करवा देगी। सो हमेशा जो अपने नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा, IUD बॉडी के लिए क्या करती है? फॉरेन बॉडी के लिए करती है। फॉरेन बॉडी जहाँ पे भी होगी तो वो क्या करेगी? फॉरेन उसको अपनी बॉडी है ऑटोमेटिक बाहर एक्सपेल आउट करने की कोशिश करेगी। क्या करेगी? एक्सपेल आउट करने की कोशिश करती है। सो मोस्ट कॉमन जो कॉमन प्रॉब्लम एसोसिएटेड होती है IUD के अंदर दैट इज द स्पॉन्टेनियस डिवाइस एक्सपल्सन। तो अपना जो राइट आंसर आ जाएगा दैट इज द सेकेंड। क्यों? क्योंकि फॉरेन बॉडी की तरह काम करेगी, यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन आएंगे तो ये एक्सपेल आउट हो जाएगी। ओके, अगर यहाँ पे दूसरा मोस्ट कॉमन अपने देखा, मोस्ट कॉमन हमेशा क्या होता है? ब्लीडिंग ही होता है। अगर ब्लीडिंग लिखा होता है तो मोस्ट कॉमन ब्लीडिंग जाता है, देन सेकंड जाता है अपना ये। तो ऑप्शन थर्ड, फोर्थ एंड फर्स्ट इज द रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर 2, स्पॉन्टेनियस एक्सपल्सन हो जाएगा डिवाइस का, बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चाहे, एक क्लाइंट सीकिंग एडवाइस अबाउट कॉन्ट्रासेप्टिव, आस्क ए नर्स अबाउट हाउ टू IUD प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी, हाउ शुड द नर्स रिस्पॉन्ड? कि क्वेश्चन का मतलब ये है कि IUD जो इंट्रायूटेराइन डिवाइस अपन लगाते हैं किसी फीमेल के अंदर प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए, तो वो किस तरीके से प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है इट कवर्स द एंट्रेंस ऑफ द सर्वाइकल OS। सेकेंड ऑप्शन है द ओपनिंग टू द फेलोपियन ट्यूब आर ब्लॉक्ड, ये क्या करता है? फेलोपियन ट्यूब की ओपनिंग को ब्लॉक कर देता है। थर्ड है स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम रीचिंग द वेजाइना, ये स्पर्म को क्या करता है? वेजाइना तक नहीं पहुंचने देता है। इट प्रोड्यूस स्पर्मेटिसाइडल इंट्रायूटेराइन एनवायरनमेंट, ये क्या करता है? यूट्रस के अंदर ऐसे जो एंटी यानी कि स्पर्मिसाइडल एक्शन एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है, जैसे स्पर्म जाते हैं उनको किल कर देता है। सो राइट इसका जो आंसर जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 4। ये क्या करता है? स्पर्मिसाइडल एनवायरनमेंट प्रोड्यूस कर देता है। तो फर्स्ट OS को क्लोज नहीं करता है क्योंकि ये ऊपर लगा हुआ होता है, फंडस वाले पार्ट में पर फिट करते हैं। फेलोपियन ट्यूब को भी कभी ब्लॉक नहीं करता है। वेजाइना, तो वेजाइना में कैसे करेगा? ये तो वेजाइना के ऊपर लगा हुआ है ना, सर्विक्स से भी ऊपर अंदर यूट्रस में। सो ये ऑप्शन है गलत। तो आपका राइट आंसर जाएगा 4। तो ये क्या करता है? स्पर्मिसाइडल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं जो भी IUD डिवाइस होते हैं वो। ओके, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नर्स टीच वुमेन इन fertility clinic that after ovulation has occurred the ovum is thought to remain viable, यानी कि ओवुलेशन होने के बाद जो ओवम है कितने दिनों तक जिंदा रहता है, कितने टाइम तक जिंदा रहता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है 1 to 6 आवर, सेकेंड ऑप्शन है 12 to 18 आवर एंड थर्ड ऑप्शन 24 to 36 आवर्स
एंड लास्ट ऑप्शन है 48 to 72 आवर्स। सो ओवम होता है वो मोस्ट कॉमनली जिंदा रहता है 24 से 36 आवर तक। तो राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। फर्स्ट गलत, सेकंड गलत, थर्ड। मोस्टली आपने ये भी सुना होगा कि कहीं पे 12 से 24 घंटे, 12 से 24 घंटे मोस्ट कॉमनली अपन यही सुनते हैं। बट आप यहाँ पे देखोगे, ऑप्शन को ध्यान में दोगे, आपने 12 तो देख लिया, बट यहाँ पे 18 तो बहुत कम टाइम हो गए ना, कम से कम 24 तो होता ही है। तो 24 से 36, 48 से बेहतर है, तो ये ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए ये सारे ऑप्शन गलत हैं। एंड देन थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नर्स इज टीचिंग क्लाइंट टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ ओवुलेशन बाय टेकिंग द बेसल टेम्परेचर, व्हाट चेंज इज एक्सपेक्टेड टू अकर्स इन द बेसल टेम्परेचर ड्यूरिंग ओवुलेशन। यानी कि ओवुलेशन के टाइम पे टेम्परेचर में किस टाइप के चेंजेस देखने को मिलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है स्लाइट ड्रॉप एंड देन राइज, सेकंड ऑप्शन है सडन राइज एंड देन ड्रॉप, थर्ड ऑप्शन है मार्क राइज एंड रिमेन हाई, एंड फोर्थ ऑप्शन है मार्क ड्रॉप एंड रिमेन लोअर। तो अपने को पता है जब ओवुलेशन होता है तो क्या रिलीज होता है? प्रोजेस्टेरोन। और ओवुलेशन होने से जस्ट पहले किसका लेवल हाई रहता है? एस्ट्रोजन का। सो जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तो टेम्परेचर क्या हो जाता है? स्लाइट ड्रॉप हो जाता है। क्या हो जाता है? स्लाइट ड्रॉप। जैसे ओवुलेशन होता है तो क्या रिलीज होता है? प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि राइज हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपको देखने का है, स्लाइड ड्रॉप एंड रिमेन हाई। तो ऑप्शन नंबर क्या है? एक सही है आंसर। बाकी सडन राइज एंड देन ड्रॉप ये गलत है। मार्क राइज एंड रिमेन, बढ़ जाएगा फिर हाई रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मार्क ड्रॉप एंड रिमेन लोअर, कम होता ही नहीं, क्योंकि ओवुलेशन के बाद क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन आता है। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? टेम्परेचर को बढ़ा देता है। कम क्या होता है? एस्ट्रोजन बढ़ने की वजह से, क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है। जस्ट ओवुलेशन होने से पहले एस्ट्रोजन ज़्यादा रहता है, ओवुलेशन होते ही प्रोजेस्टेरोन रिलीज होने लगता है। प्रोजेस्टेरोन रिलीज होने की वजह से टेम्परेचर में क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव आर प्रेस्क्राइब फॉर ए क्लाइंट, ठीक है, व्हाट साइड इफेक्ट शुड द नर्स इन्फॉर्म द क्लाइंट माइट अकर। यानी कि ओसीपी यूज करने से क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है सर्विसाइटिस, यानी कि सर्विक्स का इन्फ्लामेशन हो जाएगा। सेकंड है ओवेरियन सिस्ट, ओवेरी के अंदर सिस्ट बन जाएंगे। थर्ड ऑप्शन है ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, यानी कि ब्लीडिंग होने लगेगी। एंड फोर्थ ऑप्शन है फाइब्रोसाइटिक ब्रेस्ट डिजीज, यानी कि डिजीज के अंदर फाइब्रोसाइटिक डिजीज हो जाएगी। ओके, सो राइट आंसर इज दैट की थर्ड ऑप्शन, यानी कि ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग हो जाएगी। सर्विसाइटिस नहीं होते, ओवेरियन सिस्ट नहीं होता है। अब अपन देखते हैं ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग क्यों होती है, क्योंकि जो ओसीपी होती हैं वो क्या करती हैं? थिनिंग कर देती हैं, थिनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम को थिन कर देती हैं, जिससे क्या हो जाता है? वो रप्चर हो जाएगी। रप्चर होने की वजह से ब्लीडिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगी? कोई भी चीज़ पतली हो जाएगी, थिन हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी? रप्चर होने लगेगी। एंड रप्चर जैसी होगी तो ब्लीडिंग हो जाएगी। इसलिए राइट आंसर इज द ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग। ओके, आपको समझ आएगा ओसीपी क्यों ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग करवाती है। अब अपन मूव करते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन के ऊपर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट फॉर ए नर्स टू डिस्कस विद ए क्लाइंट हु जस्ट हैड वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी का मतलब क्या होता है? वेसेक्टोमी बेसिकली किसमें करते हैं? मेल में। मेल स्टेरिलाइजेशन का दूसरा नाम क्या है? वेसेक्टोमी। यानी कि इसमें क्या करते हैं? जो वॉश डिफरेंस होती है उनको क्या, जैसे ये वॉश डिफरेंस होती है सीधी, इसको क्या कर देते हैं? बीच में से कट करके लाइगेट कर देते हैं। ये इधर की इधर रह गई, इसको क्या कर देंगे? लाइगेट कर देंगे। जैसे कि जब फीमेल के अंदर करते हैं, ट्यूबेक्टोमी करते हैं, तो उसको सिलिकॉन ट्यूब को लाइगेट कर देते हैं। इसी तरीके से जब वासेक्टोमी करते हैं तो वॉश डिफरेंस वो क्या कर देते हैं? कट करके लाइगेट कर देते हैं, ताकि जो टेस्टिकल्स हैं वहाँ से स्पर्म है वो रीच ना कर पाए आगे, और प्रेगनेंसी से प्रिवेंट किया जा सके। ओके, ये समझ में आ गया। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि क्या चीज़ डिस्टर्ब, जिस किसी की, जैसे कि कोई पेशेंट है, मान लो कि कोई पेशेंट है ए, जिसका नाम है ए, उसकी क्या वैसेक्टोमी की है, तो उसके लिए जो मोस्ट कॉमन डिस्कस करना क्या ज़रूरी है। फर्स्ट ऑप्शन है रीकैनलाइजेशन ऑफ वास्ट डिफरेंस इज इम्पॉसिबल, यानी कि एक बार वैसेक्टोमी कर दी तो वापस से वेस्ट डिफरेंस को जोड़ा नहीं जा सकता, एक बार कट कर दिया तो वापस ही नहीं जोड़ा जा सकता। सेकेंड है अनप्रोटेक्टेड कोइटस इज सेफ विद इन 1 वीक टू 10 डेज, यानी कि वैसेक्टोमी करने के 1 हफ्ते से 10 दिन बाद आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड ऑप्शन है सम इम्पोर्टेंसी इज टू बी एक्सपेक्टेड फॉर सेवरल वीक,
यानी कि वेसेक्टोमी के बाद में क्या इम्पोर्टेंस आ जाती है, यानी कि उसका पेनाइल इरेक्शन वगैरह नहीं हो पाता है, इस ये है। फोर्थ ऑप्शन है देयर मस्ट बी 15 इजैकुलेशन टू क्लियर ट्रैक्ट ऑफ दिस स्पर्म। सो सबसे पहले जानना जरूरी है कि जब वेसेक्टोमी करते हैं, क्या करते हैं, वासेक्टोमी करते हैं, तो उसके बाद में भी जो वास डिफरेंस को अपने कट करके लाइगेट कर दी, बट कुछ सम जो स्पर्मेटोजोआ होते हैं इस साइड में कहते हैं रिमेन रहते हैं, रिमेन वाइबल। जो स्पर्मेटोजोआ हैं वो रिमेन क्या रहते हैं, वाइबल रहते हैं। अगर अब वो क्या सोचेगा, अपने वेसेक्टोमी करवा ली, अब अपना प्रोटेक्टेड सेक्स कर लेते हैं तो प्रेग्नेंट नहीं हो जाएगी लेडी, बट वो प्रेग्नेंट हो जाती है क्योंकि उसको पता नहीं है, क्योंकि रिमेन रह जाते हैं सम स्पर्मेटोजोआ, यानी कि स्पर्म रिमेन रह जाते हैं किसमें, वेस्ट डिफरेंस में। सो हमेशा किसी को वेसेक्टोमी हुई है, अगर वो सेफ या अनप्रोटेक्टेड सेक्स करना चाहता है तो उसको क्या बोलना है, या तो वो 15 इजैकुलेशन कर ले या फिर वो 90 डे के लिए चुपचाप पड़ा रहे। 90 दिन तक, 90 दिन बाद वो क्या स्पर्म क्या होते हैं, डेड हो जाएंगे, एंड उसके बाद वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर सकता है। ओके, सो इसका जो राइट आंसर होगा देयर इज द 15 इजैकुलेशन, या फिर आप इसको बोल सकते हैं 90 डे तक उसको रुकना है, उसके बाद ही अनप्रोटेक्टेड सेक्स करना है। सम इम्पोर्टेंसी कुछ नहीं होती, अनप्रोटेक्टेड कोइटस से विद इन ये होगा नहीं, अभी मैंने आपको बताया 90 दिन तक कुछ नहीं है। वह सिर्फ इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल है, कुछ कंडीशन में क्या है रिकैनलाइजेशन पॉसिबल होता है, वापस से अपन वर्स्ट रेफरेंस को जोड़ सकते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा, फोर्थ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्कूल नर्स इज डिस्कसिंग इश्यू कंसर्निंग प्रीमैरिटल सेक्स विद ए ग्रुप ऑफ एडोलेसेंट taking a health education course. The students are asked to write an essay on what they have learned about preventing pregnancy. Which comment alert the nurse to have a private discussion with the student? यानी कि कुछ स्टूडेंट हैं वो हेल्थ एजुकेशन ले रहे हैं, किसके बारे में, जो भी कॉन्ट्रासेप्शन सेक्स हेल्थ एजुकेशन ले रहे हैं, तो उनसे एसे लिखवा रहे हैं प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को कैसे प्रिवेंट किया जाता है। तो ऐसा कौन सा कमेंट देगा कोई स्टूडेंट जिससे कि उसको प्राइवेट डिस्कशन की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि ऐसा कौन सा गलत कमेंट कौन सा है, ये है बस मेन बात। आई कैन नॉट गेट प्रेगनेंट इफ़ आई हैव सेक्स ड्यूरिंग माई पीरियड। एक बोल रहा है कि अगर एक लड़की बोल रही है कि अगर मैं अपने पीरियड के टाइम पे सेक्स करती हूँ तो मैं प्रेग्नेंट नहीं होंगी। दूसरा बोलता है द पिल मे प्रिवेंट मी फ्रॉम गेटिंग प्रेग्नेंट बट इट आई कैन स्टिल गेट एन STI। पिल्स अगर OCP वगैरह यूज़ करती हैं वो प्रेगनेंसी तो बता लेंगी, बट STI मुझे होगा, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होंगी। थर्ड ऑप्शन है आई वोंट गेट प्रेग्नेंट इफ़ आई स्विम इन पूल वेयर ए बॉय हैज़ जस्ट मास्टरबेटेड। यानी कि अगर मैं किसी स्विमिंग पूल में नहाती हूँ जहाँ पे किसी बॉय ने मास्टरबेशन किया है तो मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। ए कॉन्डोम विल नॉट ऑलवेज प्रोटेक्ट मी फ्रॉम गेटिंग प्रेग्नेंट बट इट कैन प्रोटेक्ट मी गेटिंग STI। तो इसमें से गलत चीज़ क्या है, तो इसमें से गलत चीज़ है पहला, तो अपना आंसर क्या आएगा, एक। आई कैन गेट प्रेग्नेंट सेक्स। तो कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जहाँ पे मेंस्ट्रुएशन यानी कि पीरियड के टाइम पे सेक्स करने पे भी जो लेडीज़ है वो प्रेग्नेंट हो सकती है। तो ये आंसर गलत है कि वो बोल रही है मैं प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती पीरियड के टाइम पे अगर सेक्स कर लेती हूँ तो। द पिल में प्रिवेंट फ्रॉम गेटिंग द प्रेग्नेंट बट इट कैन, ये बात सही है, पिल्स होती हैं वो प्रेगनेंसी से तो बचा लेती बट STD से नहीं बचाती हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हैं वो हो जाती हैं। आई वोंट गेट प्रेग्नेंट स्विमिंग पूल, मास्टरबेशन कर लिया तो वो तो जैसे ही स्पर्म है वो पानी के कॉन्टेक्ट में आएंगे वो डेड हो जाएंगे। ए कॉन्डोम नॉट ऑलवेज प्रोटेक्ट मी फ्रॉम गेटिंग प्रेग्नेंट बट इट कैन प्रोटेक्ट। कभी कभी ऐसा होता है कि जो कॉन्डोम्स हैं वो भी क्या हो जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं बट वो STD से हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं हो पाता ना, समझ गए। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पाता है तो जिस वजह से क्या STD तो होंगे नहीं बट वो तो हो जाएंगे। तो ऑप्शन 2, 3 एंड 4 सारे क्या हैं, गलत हैं। सो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन। आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे क्वेश्चन। इसी तरीके के अच्छे एंड बेस्ट जो क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के साथ में अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।